तो जय हिंद एवरीवन, मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का नेक्स्ट चैप्टर। और जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हाइपर सेंसिटिविटी मीन्स एलर्जिक रिस्पॉन्सेज, इम्यूनोजेनिक एंड वैक्सीनेशन, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। एंटीबॉडी हमें डिस्कस करना है, शायद एंटीबॉडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ह्यूमन डिजीज में हम लोग ने पढ़ा था हेल्थ क्या होता है, डिजीज क्या होता है। तो हेल्थ हम लोग ने देखा था कि कोई भी सोशल वेलबींग, फिजिकल और मेंटल, और हाँ, फिजिकली वेलबींग, सोशली वेलबींग कंडीशंस को हम लोग कहते हैं, मेंटली वेलबींग कंडीशन को हम लोग हेल्थी कहते हैं, हेल्दी कहते हैं, ठीक है। और डिजीज किसे कहते हैं कि कोई भी कंडीशन जो, ऐसा कंडीशन जो नॉर्मल कंडीशन से अलग हो, ठीक है, उसको हम लोग डिजीज कहते हैं, ठीक है। तो हेल्दी हेल्थ का बारे में हम लोग ने देखा था कि हम लोग का शरीर हेल्दी कैसे रह सकते हैं, डिजीज से कैसे बच सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास एक सिस्टम होता है जो डिफेंस सिस्टम की तरह काम करेगा हमारे शरीर में। वो दो प्रकार में बांटा गया है, जिसको हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। और इम्यूनिटी जो हमारे डिफेंस सिस्टम में, उसको दो प्रकार में बांटा गया है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो अपने आप में फॉलोइंग टाइप्स में बांटी गई है। तो मैंने कुछ एग्जांपल बताया था, जैसे फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर है, सेलुलर बैरियर है और साइटोकाइनेटिक्स है। तो इसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में हम लोग ने देखा था कि एक मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज में भी कोई भी बाहर से जो सेल आ रहा है, फॉरेन मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, जिसको हम लोग एंटीजन कहेंगे, और वो एंटीजन फॉरेन मॉलिक्यूल से कुछ अलग अलग तरह के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। अब बैक्टीरिया आ रहे हैं, तो बैक्टीरिया के अंदर पॉलीसेकेराइड में पेप्टाइडोग्लाइकन होगा, उसके अंदर कुछ सेलुलोज होगा, उसके अंदर कुछ फ्लैजेलिन प्रोटीन होंगे, उसके शरीर में कुछ प्लाज्मिड्स होंगे। तो इस तरह से अलग अलग पैटर्न आपको मिलेगा। तो उस सारे को खाने के बाद, पचाने के बाद से उसको क्या मिलता है, कुछ पैटर्न वो शो करता है कि इसको टी हेल्पर सेल को। और ये जो टी हेल्पर सेल है, ये टी हेल्पर सेल फिर क्या करता है, ये टी हेल्पर सेल बताया था बी सेल को। बी सेल के बाद मैंने कहा था कि उसके पास एक ब्रेन होगा, और ब्रेन से वो क्या कर सकते हैं, अपनी याददाश्त बढ़ा सकते हैं। जैसे टी हेल्पर सेल बी सेल को बताता है, तो बी सेल क्या करता है, दो सेल्स में विभाजित हो जाएगा। वो बनाएगा प्लाज्मा सेल, और दूसरा बनाएगा मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल का काम है, उसके नाम से पता चल रहा है, उसका काम है चीजों को याद रखना। लेकिन प्लाज्मा सेल से पता नहीं चल रहा कि एंटीबॉडी बनाता होगा, बट ये प्लाज्मा सेल से जो होंगे वो एंटीबॉडीज बनाएंगे। अब ये जो एंटीबॉडीज है, वो एंटीबॉडी इस प्रकार से डिजाइन की गई है जाकि ताकि वो इस पैटर्न को, ये जो ग्रीन पैटर्न आप देख रहे हो, इसको कुछ कलर कर देते हैं। तो जो आप ये ग्रीन पैटर्न देख रहे हो, बहुत चिल्लाना पड़ता है भाई। हाँ, ये जो आप ग्रीन पैटर्न देख रहे हो, इस पैटर्न को वो पहचानेगा। और ये एंटीबॉडी हूबहू इसकी तरह होना चाहिए, ताकि इसके साथ वो अटैच कर सकते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और उसके साथ वहाँ पे वो अटैच कर जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि जैसे वो एंटीबॉडी नेक्स्ट टाइम बैक्टीरिया का भी शरीर में आएगा, तो एंटीबॉडी उसको पहचान जाएगा, और फिर वो बाकी मैक्रोफेज को बुला लेगा, और फिर मैक्रोफेज, नेचुरल किलर सेल्स और न्यूट्रोफिल्स उसको खा जाएंगे। तो ये डिफेंसिव सिस्टम है जो एक्वायर्ड है ना। हम लोग ने इननेट डिफेंस सिस्टम भी देख लिया, एक्वायर्ड भी देख लिया। अब एक्वायर्ड जो है, जो हमारे एडल्ट होने के बाद मिलते हैं, मतलब हमारे जन्म लेने के बाद जो भी जरूरत वाली इम्यूनिटी है, डिफेंसिव सिस्टम है, उसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं ना। और जो इम्यूनिटी हमें पहले से मिल चुकी है, जन्म से हमें मिली है, उसको हम लोग कहते हैं इननेट इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड दो प्रकार की थी, नेचुरल और आर्टिफिशियल। और नेचुरल और आर्टिफिशियल, यही दोनों अपने आप में दो प्रकार के होंगे, एक्टिव और पैसिव, दोनों के दो टाइप होंगे। एक्टिव मतलब एंटीबॉडी उस शरीर के अंदर अपने आप बन रही है, ठीक है, तो उसको एक्टिव कहेंगे। पैसिव जो एंटीबॉडी आप रेडीमेड एंटीबॉडीज दे रहे हैं। तो दोनों नेचुरल में भी एक्टिव है, पैसिव है, और आर्टिफिशियल में भी एक्टिव है और पैसिव है। मतलब नेचुरल तरीके से भी आप एंटीबॉडी अपने शरीर के अंदर बना रहे हैं, जैसे एक्सपोजर अभी मिला आपको, जैसे मैंने बताया, बैक्टीरिया को खाया, बैक्टीरिया को खाने के बाद से ये पैम्स मिले, मतलब पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। नाम से पता चल रहा है पैथोजन से जुड़ा हुआ कोई भी मॉलिक्यूलर पैटर्न मिल रहा है, उसको पैम्स कहेंगे, ठीक है।
वैसे ही डैम्स होता है, जो मैं बताऊंगा बाद में डैम्स क्या होता है। तो पैम्स को रिकॉग्नाइज करता है, फिर एंटीबॉडी अपने शरीर में ही वो बना रही है। एंटीबॉडी जो बी सेल प्लाज्मा सेल बना रहा है वो शरीर में ही बना रहा है, ठीक है। तो ये एक्टिव कहलाएगा, जो शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन रही है, बट नेचुरल वे में, इंड्यूस नहीं किया गया है। और वही एक्टिव अगर आप शरीर आर्टिफिशियली देखोगे, तो एक्टिव आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी में आप क्या देखते हो कि आईजीजी जो एंटीबॉडी है वो अपने शरीर में ही बनेगी, बट फर्क ये होगा कि वो स्टूमुलेटेड है, उसको वैक्सीन के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। वैक्सीन दिया फिर उसने एंटीबॉडी बनाया। वैसे ही आर्टिफिशियल पैसिव टाइप का होगा। तो पैसिव में क्या होगा कि रेडीमेड आप एंटीबॉडी दे रहे हो। तो रेडीमेड एंटीबॉडी आप दे रहे हो किस चीज़ के लिए, जैसे स्नेक बाइट किया, एंटी टेटन, जैसे टेटनस हो गया, चाहे रेबीज हो गया, तो ये सारे केसेस में आप क्या करते हो, एंटीबॉडीज रेडीमेड एंटीबॉडी देते हो। तो रेडीमेड एंटीबॉडी जब दोगे तो वो अपने शरीर में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही, तो वो कभी ना कभी एंटीबॉडी खत्म हो जाएगी। इसलिए आपने देखा कि जब दूसरी बार सांप काटेगा तो फिर से आपको जाके लेना ही पड़ेगा एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीटॉक्सिन। वैसे टेटनस के लिए भी बार आपको 6 महीने पे या कुछ एक टाइम पीरियड पे आपको जाके एंटीबॉडीज, आपको टेटनस की सुई लेनी होती है। या फिर या फिर लेकिन वैक्सीन आप बार बार नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि वैक्सीन देने के बाद से एंटीबॉडी अपने शरीर में बनती है। लेकिन पैसिव में आप एंटीबॉडी रेडीमेड लेते हैं, तो बार बार आपको एक समय सीमा के बाद वो खत्म हो जाती है और आपको लेना पड़ता है। और पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी में उसको भी ज्वाइन किया, उसको नेचुरल कनेक्ट पैसिव करिए। इम्यूनिटी में भी, क्या बोल रही हो? उसको भी ज्वाइन किया, इसको कनेक्ट करिए। तो मैं बोल रहा था पैसिव पैसिव एंटीबॉडी में, पैसिव नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी में आप क्या करते हो, एंटीबॉडी रेडीमेड ही दे रहे हो, लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। जैसे माँ के प्लासेंटा से हमें एंटीबॉडी मिलती है, कौन सी एंटीबॉडी मिलती है, आईजीजी एंटीबॉडी मिलती है, और ये माँ के आईजीए। प्लासेंटा के थ्रू मिलती है, और नेचुरल प्रोसेस है ये, तो इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। और ये कंसीडर किया जाता है कहीं कहीं पे इननेट इम्यूनिटी के भी तरह, बट एक्चुअल में ये आप इसको कंपेयर कर सकते हो इननेट इम्यूनिटी की तरह, क्योंकि जन्म से पहले ही वो एंटीबॉडी हमारे शरीर में आ चुकी होती है और वो डिफेंस सिस्टम हमारे शरीर में मौजूद रहता है। बट वो है किस टाइप का, एक्टिव, सॉरी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। मेरा सवाल तुम लोगों से है, जो भी बच्चे ज्वाइन किए हो उनसे ये सवाल है मेरा कि देखो, दोनों तुमको पता है किसमें क्या बन रहा है, लेकिन मुझे ये बताना है तुम लोगों को, तुम मुझे ये बताओगे कि सेल किस में एंटीबॉडी बनाएगा, एक्टिव में बनाएगा। अगर मैं इसको 1 देता हूँ, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, तो किस किस में वो बी सेल्स एंटीबॉडी बनाएगा, और बी किस से किस में मेमोरी सेल्स बनेंगी, बनेंगी, बताओ। ह्यूमरल। तो ये ईयरफोन वगैरह ये सब जो लगा के पढ़ रहे हो उसको हटा दो, क्योंकि तुम लोग आवाज़ बहुत फटता है, क्लियर नहीं आता। और जो बोलना है एकदम साफ और क्लियर, बिना टाइम लिए ज़्यादा बोलो, ताकि क्लास को जल्दी से जल्दी मैं इसको वाइंड अप कर सकूं। मैंने अभी टॉपिक स्टार्ट ही नहीं किया है, अभी बस हम लोग रिवाइज ही कर रहे हैं। तो बताओ बी सेल क्या है, बी सेल एंटीबॉडी बनाता है, ये तुमको पता है, बी सेल में प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाएगा। तो मैं पूछ रहा हूँ कौन कौन सा, 1 2 3 केसेस, 4 केसेस देखे हम लोग ने, नेचुरल एक्टिव, नेचुरल पैसिव, आर्टिफिशियल एक्टिव, आर्टिफिशियल पैसिव। तो किस केस में बी सेल्स एंटीबॉडी बनाएगा? एक्टिव। हाँ, नंबर बताओ नेचुरल रे, एक्टिव। नंबर लिखा है वहां पे, 1 2 3 4। 1। हेलो, जल्दी बोलो। 1 1। 1, हाँ। बस 1 में बताएगा। 1। हाँ। रचना किसने बनाएगा?
रचना, हेलो, 1 और 30 किसने बनाएगा एंटीबॉडी? किस केस में बनाएगा? थोड़ा जोर से बोलो। 1 और 3 में बनाएगा। 1 और 3 में, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड में भी बनाएगा, ठीक है। सिर्फ 1 में नहीं बनाएगा, वो थर्ड वाले केस में भी बनाएगा क्योंकि दोनों ही हैं। और किस किस में मेमोरी रहेगा? मेमोरी किस किस में बनेगा मेमोरी बी सेल? पैसिव में, क्या? पैसिव मोड में रहेगा। पैसिव वाले में मेमोरी बी सेल बनेगा। मनीषा, मेमोरी बी सेल किस किस में बनेगा? पैसिव 2 और 4। 2 और 4 में बनेगा। मनीषा तो बता। बता दी मैं। अच्छा, 2 और 4 ही है, ठीक है। रचना, तुम्हारा आंसर क्या है? देख, आंसर है इसका जो 20 मेमोरी बी सेल्स बनेंगे ना, मेमोरी बी सेल्स 1 और 2, 1 और 3 में बनेगा। 1 एंड 3 में ही मेमोरी बी सेल बनेगा, ठीक है। क्योंकि मेमोरी बी सेल में ही बी सेल इन्वॉल्व हो रहा है। सॉरी, 1 और 3 के एक्टिव एक्टिव केस में बी सेल इन्वॉल्व हो रहा है, यही प्लाज्मा बनाएगा और यही मेमोरी सेल बनाएगा। यह भी डिस्कस किया हम लोग ऊपर। तो एक्टिव 1 और 3 में ये मेमोरी बी सेल्स बनेंगे, ठीक है। पैसिव में तो ऑलरेडी आप एंटीबॉडी दे रहे हो। अगर ऑलरेडी एंटीबॉडी दे रहे हो तो बी सेल का कोई रोल ही नहीं हुआ, और बी सेल का कोई रोल नहीं हुआ तो उसको कोई याद ही नहीं रहेगा कि कैसा एंटीबॉडी उसने बनाया है, क्योंकि एंटीबॉडी तो आप बाहर से दे रहे हो। तो इसलिए वहां पे मेमोरी बी सेल्स नहीं बनेंगी पैसिव इम्यूनिटी में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग ने पढ़ा था एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। मैंने ये रफली स्ट्रक्चर बनाया था, लेकिन जो भी चीजें यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताई गई वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। देखो, एंटीबॉडी जो होता है, एंटीबॉडी वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें दो तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, एक हेवी चेन होता है, एक लाइट चेन होता है। तो लाइट चेन दो है, एक और एक ये दो, इसलिए L2 बोलेंगे। हेवी चेन दो है तो H2 बोलेंगे, ठीक है। जो यह ग्रीन पार्ट आप देख रहे हो वेरिएबल पार्ट है, और यहाँ पे एन टर्मिनल होता है ग्रीन तरफ, और येलो के यहाँ पे एंड पे क्या होगा, सी टर्मिनल होगा। तो सी टर्मिनल मतलब कि जो हमें जो सी पॉइंट है जहाँ पे COH होता है वो सी टर्मिनल होता है, और जिस तरफ एन होगा वो एन टर्मिनल होता है। तो यहाँ पे टोटल दो वेरिएबल साइड्स हैं, यहाँ पे वाई जहाँ पे आप देख रहे हो, और यहाँ पे सल्फर जुड़े रहते हैं। सारे सल्फर्स मैंने बनाए नहीं है, बट सल्फर्स बॉन्ड से जुड़ा रहता है। यहाँ पे जो वेरिएबल साइड है, वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होगा वो एकदम वेरी करेगा। ये डिपेंड करेगा, ये वेरिएबल अमीनो एसिड का सीक्वेंस की किस तरह का मॉलिक्यूलर पैटर्न है, ठीक है, किस तरह का पैथोजन है, उस तरह के पैटर्न पे वो चेंज कर जाएगा। और यही वेरिएबल साइड ही जाके किससे बाइंड करेगा, ये बाइंड करता है पैम से, नॉट पैम से, बट इट विल गो एंड बाइंड टू द पैथोजन, ठीक है। जाके पैथोजन से डायरेक्टली बाइंड कर देता है। और हेवी चेन क्या होता है, बहुत ही कांस्टेंट होता है। उसमें कोई किसी भी तरह का एंटीबॉडी देख लो, A, B, A, G, M, D, किसी भी तरह का एंटीबॉडी देखोगे तो यहाँ पे हेवी चेन में कोई बदलाव नहीं दिखेगा, वो कांस्टेंट ही रहता है। ये हेटेरोडाइमर होता है, बाइवेलेंट होगा, आइसोटाइपिक होगा, ठीक है, आइसोटाइप। यहाँ ये नीचे वाला रीजन, यहाँ से काट के नीचे देखेंगे तो ये FC रीजन होता है, और ये बीच वाला यहाँ से यहाँ तक ये जो रीजन है वो FAB रीजन कहलाता है। हैवी चेन जो होता है वो अल्फा, गामा, म्यू, एप्सिलॉन या डेल्टा से बना होगा, इसको नाम दिया गया है। तो अल्फा से ए एंटीबॉडी बनता है जिसमें जे चेन से जुड़ा रहता है, दो एंटीबॉडी जे चेन से जुड़ा रहता है, और इसको हम लोग डाइमर कहेंगे, ठीक है। और इसमें एक सेक्रेटरी प्रोटीन भी होता है, तो इसको हम लोग सेक्रेटरी के नाम से भी याद रखेंगे, IgA
सिक्रेटरी प्रोटीन होगा और जे चेन से जुड़ा रहेगा। आईजीजी जो सबसे ज्यादा होता है हमारे ब्लड वॉल्यूम में, ठीक है, ब्लड में सबसे ज्यादा होगा। और म्यू जो होता है, म्यू में क्या है, आईजीएम, म्यू से आईजीएम बनता है। और जो एम होता है वो पेंटामर होता है, और इस पेंटामर के अंदर बीच में जे चेन होगा। जे एक चेन का नाम है, ठीक है, जे चेन, जे शेप बनाता है, ठीक है। बट ये जे चेन के बाद भी यहाँ पे सिक्रेटरी मॉलिक्यूल नहीं होंगे, सिक्रेटरी प्रोटीन नहीं होंगे। आईजीई जो होता है एलर्जिक रिस्पॉन्स देगा, और आईजीडी डेल्टा चेन से बनेगा। इसके अलावा जो लाइट चेन में थे, लाइट चेन में दो चीजें आपने देखी थी, एक कापा चेन देखा था और एक लैम्डा चेन देखा था, ठीक है। कापा और लैम्डा में कोई ज्यादा वेरिएशंस नहीं होंगे, तो मतलब या तो कापा चेन होगा या तो लैम्डा चेन होगा, कोई एक होगा। तो ये सारी थी बातें एंटीबॉडी के बारे में। इसके अलावा हम लोग ने कुछ डिस्कस किया, इसके अलावा हम लोग ने डिस्कस नहीं किया। तो मोटा मोटी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो हम लोग ने ये कॉन्सेप्ट देखा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ गया, हाँ ये कॉन्सेप्ट कि बैक्टीरिया को खाएगा मैक्रोफेज, मैक्रोफेज को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहेंगे, और ये प्रेजेंट करेगा एंटीजन। किसको प्रेजेंट कर रहा है, टी हेल्पर सेल को प्रेजेंट करेगा। और टी हेल्पर सेल्स फिर बी को बताएगा कि भाई इस तरह का मॉलिक्यूलर पैटर्न है और आप उस तरह का त्रिशूल बनाओ। फिर प्लाज्मा सेल में डिवाइड हो जाएगा, प्लाज्मा सेल क्या बनाएगा, त्रिशूल, मतलब वाई से एंटीबॉडी बनाएगा, और वो बाइंड कर जाएगा यहाँ पे पैटर्न है ना, और उसको खा जाएगा। फिर मैक्रोफेज आके उसको रिकॉग्नाइज करेगा और फिर खा जाएगा, रिकॉग्नाइज करेगा एंटीबॉडी, और मैक्रोफेज आके फिर आराम से उसको खा जाएगा। उसी साथ साथ वो बी सेल डिवाइड कर गया मेमोरी सेल में, और उसको पता है कि अगर इस तरह का पैटर्न आया तो उसको कौन सा एंटीबॉडी बनाना है, तो इसलिए हम लोग मेमोरी सेल कहते हैं। डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न क्या होता है कि कभी आपको कोई टिश्यू डैमेज हो गया, या फिर अंदर से कोई ब्लीडिंग हो गई, या फिर सेल्स का ग्रोथ नहीं हो रहा, तो उस तरह के डैमेज में क्या होता है कि हमारे सेल से ही कुछ मॉलिक्यूलर पैटर्न्स आते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। इतना 15 मिनट का लेक्चर दे दिया, मतलब हम लोग ने लास्ट क्लास बहुत कुछ पढ़ा, रिवीजन करने में बहुत टाइम लग गया ना। तो देखो इसके बाद आज जो पढ़ने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट ही टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एलर्जी। तो किसी को किसी से एलर्जी होती है, किसी दोस्त को दोस्त से एलर्जी होती है ना, दोस्त को दुश्मन से एलर्जी हो सकती है, और चाइना को इंडिया से एलर्जी हो सकती है, पाकिस्तान को इंडिया से एलर्जी हो सकती है, इंडिया को किसी से एलर्जी नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है। ये तो हो गई सुनी से मतलब ऊपर ऊपर की बातें, जिसको आप समझ सकते हो कि हेट करना है, एलर्जी मतलब हेट करना होता है, ठीक है। लेकिन एलर्जी को अच्छे से अगर आप समझना चाहो तो फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि तुम्हारे घर में कोई छोटा भाई बहन, बड़ा भाई बहन कुछ तो होगा, छोटा भाई बहन है, और छोटा भाई बहन है तो वो क्या करता है, तुम्हें परेशान करता है ना। कैसे परेशान करता है, आके चिढ़ाता है, पेज फाड़ता है, या फिर पिंच करता है। तो पहली बार वो आता है तो तुम क्या करते हो, उसको इग्नोर करते हो। सेकंड टाइम आता है तो फिर क्या करते हो, क्या करते हो जी, मार देते हो। सेकंड टाइम में मार देते हो तो तुम तो बहुत जल्दी एलर्जिक हो गए हो, ठीक है। तो सेकंड टाइम भी आते हो तो तुम उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, छोड़ देते हो, मतलब डरा देते हो कि भाग जाओ ना। और बार बार वो आता जाता है तो तुम क्या करते हो, उसको पीट देते हो, पकड़ के धर, चाटा 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 चाटा, ठीक है, ये काम करते हो। तो एकदम फास्ट रिस्पॉन्स किए, और वो जो तुमको परेशान कर रहा था वो तुम्हारा क्या है, तुम्हारी तुम्हारे सस्टेनेबिलिटी को आंक रहा था, मतलब तुम कितना सह सकते हो वो देख रहा था। फाइनली तुमने सहा और उसको पीट दिया। इसका मतलब क्या कि तुम्हारा जितना ज्यादा रिस्पॉन्स तुम दे सकते थे उतना ज्यादा तुमने फाइनली रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है। उसको एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स कहेंगे। तो जो भी इम्यूनिटी हमारी रिस्पॉन्स करती है किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए ना, जो भी हमारी इम्यूनिटी किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए रिस्पॉन्स करती है तो उसको हम लोग कहते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। बट वो एग्जैगरेटेड अगर रिस्पॉन्स कर रही है, मतलब कि बढ़ा चढ़ा के पूरा रिस्पॉन्स कर दिया एकदम गुस्सा में, तुम लोगों के जैसे पीट पाट दिया, बच्चे का मुंह फुला दिया, तो फिर वो एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स कहलाता है। एलर्जी भी वैसे ही करता है। नॉर्मल अगर रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे बॉडी का, इन्फ्लामेशन हो गया, सूज गया, गर्म हो गया थोड़ा सा शरीर,
बुखार आ गया, नींद आने लगी, ठंडा हो गया शरीर, ऐसे तरह का, तो वो नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है। लेकिन एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स मतलब क्या कि तुम हाफने लगे, चिल्लाने लगे, सो गए, रेशेस आ गए, गिर पड़े, तो इस तरह का एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स हो सकता है। और एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा हो सकता है कि आपकी जान भी कभी जा सकती है एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बट उसको चर्चा करने से पहले हम लोग देखते हैं कि एलर्जी, तुमने कहा कि तुम जल्दी पीट देती हो, जैसे तुम सेकंड टाइम में ही पीट देती, तो वो फास्ट रिस्पॉन्स हो। और कुछ बच्चे क्या होंगे जो कि पीटते ही नहीं है ना, वो डिले रिस्पॉन्स हैं, भाई बहन को जल्दी पीटते नहीं है ना, तो वो डिलेड रिस्पॉन्स होते हैं। वो हम लोग देखते हैं डिलेड रिस्पॉन्स क्या होता है ना। डिलेड रिस्पॉन्स में क्या होगा, फास्ट रिस्पॉन्स में क्या होगा, फास्ट से नाम समझ में आ रहा है, फास्ट रिस्पॉन्स का मतलब। और ये डिफाइन करने वाले थे दो साइंटिस्ट का नाम, जिनका नाम गेल था, कॉम्स था। गेल्स एंड कॉम्स ने ये चीजें बताई कि एलर्जी को दो भागों में बांट करेंगे, और बांटा से फाइनली इसको हम लोग चार टाइप्स में बांटा है। तो पहला टाइप देखो, फास्ट रिस्पॉन्स में पहला टाइप जो है वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है। एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी सेम ही है, मतलब अब बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया है किसी चीज को लेके, मतलब ओवर थिंकिंग, ठीक है। टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में सपोज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव में क्या होगा कि यहाँ पे तुम्हारे पास एक सिंपल सा सेल था, और ये तुम्हारा इस्नोफिल सेल है। क्या है, इस्नोफिल। इसके पास दो आंखें हैं, और ये दो आंखों का मतलब क्या हुआ, इसके दो न्यूक्लियस है, ठीक है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस है, ठीक है। इस्नोफिल बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, और ये रेड कलर का होता है क्योंकि इसमें कौन से इयोनोसिन, इयोनोसिन जो केमिकल के थ्रू उसको हम लोग स्टेन करते हैं, तो वो एसिडिक इन नेचर होगा, रेड इन कलर होगा, मतलब रेड इन कलर बाय स्टेनिंग इयोनोसिन स्टेन से वो रेड कलर का हो जाता है, बाइलोड स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे इसके पास क्या है, एक एंटीबॉडी बाइंडेड है, और यहाँ पे एफसी रीजन से बाइंडेड है। ये कौन सा रीजन है जिससे यहाँ पे जुड़ा हुआ, एफसी रीजन है। नाउ कोई पैथोजन उड़ता हुआ यहाँ पे आ गया, so, कोई पैथोजन यहाँ पे उड़ता हुआ आ गया, और यहाँ पे गलती से टकरा गया ना, गलती से नहीं टकरा गया, टकरा गया यहाँ पे फाइनली। एक बार आया कोई दिक्कत नहीं, दो बार आया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा होगी, तो वो क्या करेगा, अब तो बोलेगा कि नहीं अब तो काम नहीं चलेगा, अब इसको फोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो रोने लगेगा। वो क्या करेगा, तुम लोग लड़कियां हैं तो तुम सेंसिटिव होगी, तुम क्या करोगी, रोगी भी और पीटोगी भी उसको ना। तो तुम रो रही हो और साथ साथ पीटते जा रही हो कि मेरा भाई है उसी को पीटना पड़ा है, क्या करे, ऐसे तो चाहते नहीं। तो वो क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, रोने की वजह से तुम्हारी आंसू निकल रही है, और तुम्हारा प्रेम निकल रहा है। उस प्रेम से क्या होगा, तुम फूल जाओगी। तो हिस्टामिन क्या करेगा, इन्फ्लामेशन करा देगा, ठीक है, इन्फ्लामेशन करा देगा। फूल जाना मतलब इन्फ्लामेशन करा देना हुआ। अब फूल जाने से क्या होता है कि बहुत सारे, यहाँ पे था ये सेल, अब यहाँ पे फूल गया, तो यहाँ पे बहुत सारे जो कम दो तीन सेल यहाँ पे आते थे, तो यहाँ पे बहुत सारे सेल आ जाएंगे। और इस सेल्स में इंपॉर्टेंट सेल कौन सा है हमारे, इस सेल्स में इंपॉर्टेंट सेल है हमारा माइक्रोफेज। इसका थोड़ा मुंह बड़ा कर देते हैं ना, माइक्रोफेज, हाँ। तो माइक्रोफेज फाइनली आ जाएगा, इन्फ्लेमेशन होगा, बहुत सारे ल्यूकोसाइट सेल्स आएंगे, और इम्यून सेल्स में हमारे इंपॉर्टेंट सेल्स कौन सा हो रहा है जो हेल्प करेगा, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, ये सारे सेल्स आ जाएंगे। तो हिस्टामिन निकला। और साथ साथ यहाँ पे दोनों सेल्स होंगे, इस्नोफिल्स हो सकते हैं या फिर मास्ट सेल भी हो सकते हैं, ठीक है, मास्ट सेल होगा या इस्नोफिल, ठीक है, इस्नोफिल्स, ठीक है, बेसोफिल्स। तो मास्ट सेल से क्या होगा, फिर हिस्टामिन निकलेगा, है ना। एक्चुअली फिर बेसोफिल हटा दें यहाँ से, ठीक है, मास्ट सेल या इस्नोफिल होंगे, ठीक है। नाउ नाउ अब क्या देखोगे कि यहाँ पे मैक्रोफेज फाइनली इन्फ्लेमेशन हुआ, इन्फ्लेमेशन की वजह से तुम्हारा यहाँ पे जो मसल्स था, वो मसल्स क्या हो गया, स्वेल कर गया ना। ये जो तुम्हारा मसल्स था ये स्वेल कर गया, और ये स्वेल करने के बाद वो क्या हो रहा है, एकदम
हीट हो गया है ना। तो ये सारी चीजें होंगी, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, डायबिटीज बढ़ जाएगा, ये सारे काम होंगे। इसके अलावा वो हिस्टामिन निकालने के साथ साथ वो क्या निकालेगा, हिस्टामिन रिलीज करने के साथ साथ वो रिलीज करेगा हेलो प्रोटीएजेस, कीमोटैक्टिक हेलो। फैक्टर। हाँ बोलो। यहाँ पे स्नोफॉल कैसे होगा? दूसरों की सीक्रेट होता है। क्या? यहाँ पे स्नोफॉल कैसे होगा? नहीं, स्नोफिल हिस्टामिन, वेट वेट वेट, यहाँ पे स्नोफिल हिस्टामिन सिक्रेट नहीं करेगा, बट मैंने बोला कि उसके साथ साथ मास्ट सेल्स हैं, मास्ट सेल्स सिक्रेट करेंगे, और जो बेसोफिल है वो सिक्रेट करेगा। हिस्नोफिल एलर्जिक रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने वहां पे लिखा है, ठीक है। अच्छा ठीक है। और स्नोफिल और अदर जो दूसरे जो केमिकल्स होते हैं वो सिक्रेट करेगा, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हिस्टामिन इज सिक्रेटेड बाय व्हाट? स्नोफिल क्या सिक्रेट करता है? अरे कुछ तो बताएगा अब। ओह, स्नोफिल देखो ये सारी चीजें सिक्रेट करेगा, जैसे प्रोटीज वो सिक्रेट करेगा, ठीक है, प्रोटीज सिक्रेट करेगा ताकि वो सेल्स को मार सके। और बाकी सारे सेल्स पे ये सारे कीमोटैक्सिस सिक्रेट करेंगे। कीमोटैक्सिस से क्या होता है, वो आकर्षित हो जाता है। कौन आकर्षित हो जाता है? न्यूट्रोफिल सेल्स, मैक्रोफेज, ये सारे। प्रोटीएजेस हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन हो जाएगा। तो ये सारा डीग्रेनुलेशन की वजह से हुआ, मतलब यहाँ पे जो ग्रेन्यूल्स है, ये आंख के आंसू है, वो क्या है, ये ग्रेन्यूल्स है, वो सारे रिलीज हो जाते हैं और हिस्टामिन के फॉर्म में, प्रोटीज, कीमोटैक्सिस, प्रोस्टाग्लैंडिन या ब्रेडिकाइनिन के फॉर्म में होता है। जैसे ही ब्रेडिकाइनिन आता है, ब्रेडिकाइनिन क्या करता है, ये कहलाता है नोसी नोसिसेप्शन देता है, नोसिसेप्शन। मतलब फिर आपको थोड़ा थोड़ा पेन महसूस होने लगता है, ठीक है। ये क्या फैक्टर देता है, पेन का फैक्टर देने लगता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन कराने लगेगा, ठीक है। किसका कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जहां पे भी ब्लीडिंग हो रही है तो उसको, वहां के मसल्स को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा ताकि ब्लीडिंग कम हो जाए ना। तो ये सारे काम करेगा। कौन करेगा, टाइप 1 में। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारा टाइप 1 में आईजीई एंटीबॉडी आ जाएगा। ये एंटीबॉडी कौन सा था जो आपने देखा यहाँ पे, एंटीबॉडी, दिस वाज आईजीई एंटीबॉडी, ठीक है ना। ये पूरी कहानी थी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की। तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, ये दूसरा है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होता है साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस का मतलब क्या हुआ, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन का मतलब हुआ कि अगर आपने यहाँ पे दो सेल्स लिए, ठीक है, यहाँ पे सपोज एक आदमी का ब्लड ब्लड ग्रुप ए है, आपने ए दिया, और दूसरे आदमी का ब्लड ग्रुप सिर्फ बी है। क्या है उसका ब्लड ग्रुप, सपोज बी है। तो यहाँ पे एक दूसरे के एंटीजन को पता करने के बाद से जो यहाँ पे एंटीबॉडी बनेंगे, वो साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस क्रिएट करते हैं, और फाइनली ये जो बाहर से आया हुआ है, इसको मिलकर वो क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे उसको, फिर फाइनली किल कर देंगे, ठीक है, फाइनली इसको किल कर देंगे। तो ये साइटोटॉक्सिक रिएक्टिविटी की हुआ, ठीक। और ये यूजुअली होता है आईजीजी की वजह से, लेकिन आईजीजी सबसे ज्यादा निकलता है तुम्हारा टाइप 3 में। टाइप 3 वाले में क्या होता है,
टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में बहुत ज़्यादा आईजीजी रिलीज होता है, और ये जो आईजीजी है वो क्या करते हैं, वो आईजीजी का बहुत सारे आईजीजी निकलते हैं, और ये आईजीजी किसी भी पैथोजन को रिकॉग्नाइज करते हैं जो भी फॉरेन पार्टिकल आता है। जैसे फॉरेन पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, जैसे सिर्फ बैक्टीरिया नहीं हो सकता, वो हो सकता है तुम्हारा जैसे यहाँ पे पॉलन ग्रेन हो सकता है। क्या हो सकता है वो? पॉलन ग्रेन हो सकता है ना, पॉलन ग्रेन हो सकता है, या कोई केमिकल हो सकता है, या कोई स्मेल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो बेमतलब का वो झूठ मूठ का पॉलन ग्रेन को ही देख के एक्साइटेड हो गया, और एक्साइटेड होकर पूरा उसको घेर लिया। तो उसके बाद से क्या होता है, मोनोसाइट हुआ या फिर न्यूट्रोफिल हुआ, ये सारे के सारे यहाँ पे दौड़े चले जाते हैं, और फिर उनकी एक्टिविटीज बढ़ जाती है। फाइनली आपकी इम्यून एक्टिविटी जो होगी वो बढ़ जाएगी, आपकी इम्यून एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको ये रिस्पॉन्स दिखेगा, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स दिखेगा। ठीक है, और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी इंपॉर्टेंटली रोल प्ले करता है आईजीजी की वजह से। अब हम लोग बात करते हैं डिलेड वाले में। ठीक है, तो डिलेड वाला में जो था, डिलेड वाला में हम लोग ने कहा कि जैसे कि तुम जल्दी से रिस्पॉन्ड कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, पीट दिया तुमने भाई को, खुश, तुमको भी शांति मिल गई, भाई भी तुम्हारा रो रो के परेशान, फाइनली घर में माहौल खराब हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि तुम गए अपने पापा को बोले, मम्मी को बोले कि देखो यार छोटा वाला भाई बहुत परेशान कर रहा है, यार तो नहीं बोलोगे, पापा बोलोगे, है ना। देखिए पापा, छोटा वाला भाई बहुत परेशान कर रहा है, मेरे को पढ़ने नहीं दे रहा, मेरा कल एग्जाम है, नहीं तो पीट दूंगी मैं उसको। ठीक है, तुमने समझा दिया पापा को भी, तो पापा ने बोला कि ठीक है मैं समझा दूंगा। देन घर में माहौल भी शांत है, किचकिच भी नहीं है, वो भी समझ गया। फाइनली अर्थ क्या है यहाँ पे, जो पापा है वो तुम्हारे कौन है, टी सेल है। ठीक है, पापा यहाँ पे कौन है, टी सेल है। तो तुमने तुम्हारे जो भी एंटीबॉडीज थे, एंटीबॉडीज तो यहाँ पे आ नहीं रहे पहले, जो भी पैथोजेंस है, जो भी फॉरेन मॉलिक्यूल से एलर्जेंस है, यहाँ पे हम लोग एलर्जेंस बोलते हैं, मतलब एलर्जिक केस में जो पैथोजेंस है उसको हम लोग एलर्जेंस बोलेंगे। ठीक है, तो जो भी एलर्जेंस है सारे केसेस में हम लोग जो बोल रहे थे, ठीक है, सब केसेस में पैथोजन को हम लोग एलर्जेंस बोलेंगे। एलर्जेंस जो है वो टी सेल्स को बोलेगा, मतलब टी सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करेगा एलर्जेंस को, और एलर्जेंस को रिकॉग्नाइज करने के बाद वो क्या रिलीज करता है, साइटोकाइनिन रिलीज करेगा। ठीक है, साइटोकाइंस वो रिलीज करेगा, और साइटोकाइंस रिलीज करने के बाद से फिर वो क्या क्या हो जाएगा, साइटोकाइंस रिलीज करने के बाद से फिर वो कॉल करता है किसको, मैक्रोफेज को। फाइनली मैक्रोफेज आएगा और उसको चुपके से एकदम खा जाएगा। और यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपने नो एंटीबॉडी, किसी भी प्रकार का आप एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं देखोगे। ठीक है, समझे। तो फर्क क्या था, डिलेड वाले में यहाँ पे टी सेल डिपेंडेंट होगा, बाकी सब में फास्ट वाले में एंटीबॉडी डिपेंडेंट होगा। तो ये हुई तुम्हारी एलर्जी की कहानी। ठीक है, तो एलर्जी 3-4 प्रकार की थी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 बहुत ज़्यादा मतलब फर्स्ट रिस्पॉन्सिव यही होता है, ज़्यादातर आपको टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी, और वो आईजीई की वजह से होती है। ठीक है, तुम यहाँ पे बेसोफिल भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे बेसोफिल हिस्टामिन वगैरह रिलीज करेगा, और सेरोटोनिन भी रिलीज करता है। तो इम्पोर्टेंट है कि आप आईजीई टाइप 1 दे रहे हैं, आईजीजी टाइप 2 और 3 देता है, 3 में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, और टाइप 4 में एंटीबॉडी डिपेंडेंट, क्या बोल रहा था, एंटीबॉडी डिपेंडेंट नहीं होता, वो टी सेल डिपेंडेंट होता है। अब जो टर्म है वो हम लोग समझ रहे हैं, ऑटो इम्यूनिटी। देखो बेटा, ऑटो इम्यूनिटी मतलब क्या हो, ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिक इम्यूनिटी होगी, ऑटोमेटिक इम्यूनिटी नहीं है ये थोड़ा उल्टा है, इसका नाम और इसका अर्थ दोनों उल्टा है। ऑटो इम्यूनिटी मतलब कि इम्यूनिटी का मतलब क्या, डिफेंस सिस्टम। ऑटो मतलब अपने आप पे डिफेंस सिस्टम चलाने लगा। ठीक है, अब अब ये कुछ इस तरह से है कि तुमने एंटीबॉडी बनाया किसको पहचानने के लिए, पैथोजन को। ठीक है, अब ये पैथोजन को ना पहचान के तुम्हारे लीवर सेल्स को ही पहचानने लगा। ठीक है, और जब तुम्हारे लीवर सेल के साथ जाके ये बाइंड कर जाएगा तो क्या होगा, कोई क्या समझेगा, यही समझेगा ना कि ये जो लीवर का सेल है वो बाहर का सेल है, तो फिर मैक्रोफेज आएगा उसको खा जाएगा।
मैक्रोफेज क्या करेगा? मैक्रोफेज उसको आगे खाने लगेगा, ठीक है। ठीक है, मैक्रोफेज आके उसको खा जाएगा फिर। तो इसीलिए इसको कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ये उसी प्रकार से है कि आदमी भूल जाता है दारू पीने के बाद कि कौन बीबी है, कौन बेटा है, कौन साला है और कौन माँ है, कौन बाप है। नाम याद रहेगा बट भूल जाएगा। नाम याद रहने का मतलब कि एंटीबॉडी की प्रॉपर्टी विल बी सेम, बट नाउ इट कैन नॉट रिकॉग्नाइज विच इज सेल्फ एंड विच इज नॉन सेल्फ। ओके, सो can't recognize oh, 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 can't recognize between self and non-self. Okay, can't differentiate. Okay, can't differentiate between self and non-self। आई बात समझ? तो वो ऑटो इम्यूनिटी में वो कभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि अपना कौन है और पराया कौन है। जैसे दारू पीने वाला बोलता है, अपनी वाइफ को माँ बना लेता है और माँ को गाली देने लगता है, कुछ भी हो जाता है, होना नहीं चाहिए, और वो पहचान नहीं पाता। बट ऑटो इम्यूनिटी भी ऐसी है, वो नहीं पहचान पाते। और इम्यूनिटी तुम्हें किसकी वजह से मिल रही थी? अभी तक जो भी इम्यूनिटी तुमने देखा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो इनेट इम्यूनिटी को छोड़ के मैं बोल रहा हूँ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में तुमने क्या देखा इंपॉर्टेंट? ये जो इम्यूनिटी मिल रही थी तुम्हें, और इम्यूनिटी जो तुम्हें मिली थी वो इम्यूनोग्लोबुलिन की वजह से। ऑटो इम्यूनिटी भी अब होगा गड़बड़ इम्यून एंटीबॉडी की वजह से, ठीक है। तो या तो इसमें एंटीबॉडी डिफेक्टिव हो जाएंगे ना, या तो इसमें टी सेल डिफेक्टेड हो जाएगा ना, टी सेल ही पगला जाएगा, है ना, पगला जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी पगला सकता है, कोई भी पगला जाएगा, या तो एंटीबॉडी आ जाएगा या तो टी सेल पगला जाएगा। अगर ज्यादातर जो ऑटो इम्यूनिटी होती है एंटीबॉडी के पगलाने की वजह से होती है, मतलब कि एंटीबॉडी इधर उधर जाके हमारे सेल्स में बाइंड कर जाता है और फिर हमारे ही सेल, हमारी ही मुर्गी हमको ही च्यूं करती है। च्यूं मतलब समझते हो तुम लोग? मतलब काटने लगती है, ठीक है। तो एंटीबॉडी जाके बाइंड कर सकता है किसके साथ? कोई ब्रेन सेल्स के साथ भी बाइंड कर सकती है ना, ब्रेन सेल्स के साथ बाइंड कर सकती है, या फिर थायराइड सेल के साथ बाइंड कर सकती है ना, या फिर मसल्स के साथ बाइंड कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के साथ वो जाके बाइंड कर सके। तो उसमें हम लोग देखते हैं उनके अलग अलग डिसऑर्डर्स। तो एंटीबॉडी की वजह से जो होने वाले होंगे वो होगा हाशीमोटोस डिजीज, हाशीमोटोस थायरोइडाइटिस, ओके, थायरोडाइटिस। या फिर दूसरा एग्जांपल होगा ग्रेव्स डिजीज। पहला, दूसरा ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज के बाद कौन सा एग्जांपल होगा? माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल्स है। लेकिन टी सेल डिपेंडेंट, टी सेल के पगला जाने की वजह से जो ऑटो इम्यूनिटी होती है वो रिमेटेड अर्थराइटिस होती है, ठीक है। रिमेटेड, यहाँ पे ये एच है, रिमेटेड अर्थराइटिस। तो एक्चुअली हमारे पास इन सब का तो इलाज अभी फिलहाल है, लेकिन इस रिमेटेड अर्थराइटिस का इलाज नहीं है। तो तुम हो सके तो तुम उसका इलाज ढूंढो जल्दी से। डॉक्टर बन के, डॉक्टर बनने से तुम इलाज नहीं ढूंढते, पता है। डॉक्टर से बनने के बाद से तुम सिर्फ इलाज करोगे। इलाज ढूंढता है रिसर्चर, ठीक है।
तो तुम रिसर्चर बनो, डॉक्टर बनने के साथ भी तुम रिसर्चर बन सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते। तो रिमेटेड आर्थराइटिस है जो टी सेल की डिफेक्टिविटी की वजह से होता है। और क्या देख सकते हो ऑटो इम्यूनिटी में? ऑटो इम्यूनिटी के अलावा मुझे एलर्जी में एक चीज बतानी थी। एलर्जी में मुझे एक चीज बतानी है, एनाफ्लेक्सिस। ओके, एनाफ्लेक्सिस। एनाफ्लेक्सिस में क्या होता है कि आदमी इतना ज्यादा एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करने लगता है कि वो फेटल हो सकता है। वो क्या हो सकता है? बहुत घातक हो सकता है, मर भी सकता है। वैसा एनाफ्लेक्सिस कहलाता है। और एक टर्म है एटोपी। तो एटोपी में क्या होता है कि जो एटोमी में जो हमारी एलर्जिक रिस्पॉन्स होती है ना, वो हेरिडिटरी होती है। ठीक है, एलर्जिक एलर्जीज जो होती है हमारे पास, एलर्जीज वो कैसे होती है? हेरिडिटरी हेरिडिटरी होती है। ठीक है, तो एलर्जिक रिस्पॉन्स जो हेरिडिटरी होगी, तो उसको एटोपिक एनाफ्लेक्सिस हम लोग कहते हैं। अगर एलर्जिक रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा फेटल हो जाएगा, फेटल एलर्जिक रिस्पॉन्स। हैंडराइटिंग में जाना, जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, और ऑटो इम्यूनिटी के बाद से हम लोग डिस्कस करते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। देखो, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में थोड़ा सा फर्क है। इम्यूनाइजेशन में आप देखो, आप डायरेक्टली वही दे रहे हो, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए उसको आप क्या दे रहे हो? डायरेक्टली एंटी टॉक्सिन दोगे, या फिर आप दोगे उसको एंटी बॉडी। वो भी रेडीमेड दे रहे हो। ठीक है, जैसे हम लोग ने बात किया था उसमें, किस केस में बात किया था? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो ये एकदम आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की तरह। ठीक है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का ही एग्जाम्पल। ठीक है, इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन। तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में जो आपने देखा था, वही इम्यूनाइजेशन में आप देखोगे कि एंटीबॉडी या एंटीटॉक्सिन आप अपने आप रेडीमेड बना के आप स्नेक बाइट पे या फिर टेटनस पे आप उसको दोगे। ठीक है, वैक्सीनेशन में क्या करोगे कि यहाँ पे हंसता खेलता वायरस था, और इस हंसते खेलते वायरस को तुमने उसका घर उजाड़ दिया। मतलब ये जो हंस रहा था वो मर गया, और तुमने उसका अधमरा छोड़ दिया। मतलब मरा तो नहीं है पूरा, लेकिन जिंदा भी नहीं है। उसको आपने किस में डाला? उसको उसमें आप डाल दिया ह्यूमन के, आपने उसको डाल दिया ह्यूमन की बॉडी में। ठीक है, इसके 3 आंखें हो गई, 2 आंखें करनी है। ठीक है, ह्यूमन की बॉडी में डाल दिया। फिर ह्यूमन की बॉडी में जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? पहले ब्लड में जाएगा। ब्लड के बाद से वो पहुंचेगा तुम्हारा लिम्फोइड ऑर्गन में। कहाँ पहुंचेगा? लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन में उसको कौन मिलेगा? टी सेल। और टी सेल फिर क्या करेगा? टी हेल्पर सेल बताएगा बी सेल को। बी सेल फिर क्या बनाएगा? फिर एंटीबॉडी बनाएगा। ये पूरी कहानी है। ठीक है, याद रखना कि जो टी सेल जो इम्यूनिटी देता है और जो बी सेल इम्यूनिटी देगा, दोनों में थोड़ा फर्क है। बी सेल एंटीबॉडी बना के इम्यूनिटी देता है, टी सेल साइटोटॉक्सिक साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी देता है, या फिर वो डायरेक्टली मैक्रोफेज को भी बुला के इम्यूनिटी देता है। तो फाइनली टी सेल जो होता है सेल डिपेंडेंट होता है। टी सेल जो होता है ये सेल डिपेंडेंट होगा। तो इसकी इम्यूनिटी को सेल सेलुलर सेलुलर मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। हाँ, मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। मैं थोड़ा हटके बता रहा हूँ, ये वैक्सीनेशन से हटके तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे बुक में हटके लिखा है तो फिर हटके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सेल्स टी सेल्स देता है वो साइटोटॉक्सिक या मैक्रोफेज को कॉल करके या न्यूट्रोफिल को कॉल करके इम्यूनिटी देता है। तो उसको सेलुलर मेडिएटेड कहते हैं। वहीं पे हाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बी सेल कभी भी मैक्रोफेज को या फिर न्यूट्रोफिल को नहीं कॉल करता है। बी सेल कभी भी इसको कॉल नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडी बनाता है। और एंटीबॉडी कहाँ जाएगी? फ्लूइड में जाएगी, हमारे ब्लड में जाएगी। अगर ब्लड में जा रहे हैं तो इसी फ्लूइड को हम लोग अलग भाषा में ह्यूमरल कहते हैं, दूसरी बार हम लोग
ह्यूमरल कहते हैं फ्लूइड को, और इस इम्यूनिटी को क्या कहेंगे हम? ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो बी सेल्स कभी भी ह्यूमरल इम्यूनिटी देगा और टी सेल तुम्हारा सेल मेडिएटेड। फाइनली इन सेलुलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी से हटके जो हम लोग बात कर रहे थे, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जो होगा, वहाँ एटीन्यूएटेड वायरस दिया आपने, क्या दिया? एटीन्यूएटेड वायरस दिया। एटीन्यूएटेड मतलब अधमरा वायरस दिया। अधमरा वायरस दिया मतलब वो गया, उस पर कुछ ताकत नहीं था, लिम्फोइड सेल्स में टी सेल्स ने देखा, टी सेल्स ने या उसको बी सेल्स को बताया, बी सेल्स ने उसको उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना दी। ठीक है, तो वो कहलाया वैक्सीनेशन तरीका। वैक्सीनेशन देने का अलग अलग तरीका होता है, कोई ऑरल वैक्सीनेशन देता है, कोई सबक्यूटेनियस वैक्सीनेशन देगा। और हाँ, तो इसके अलग अलग कारण होते हैं, वो कारण तुम मुझे बताओगे कि क्यों किसी वैक्सीन को ऑरली दिया जाता है और क्यों किसी वैक्सीन को क्यूटेनियस में दिया जाता है, मतलब कि स्किन में आपके वहां पे दिया जाता है। और हाँ, कोई कोई मेडिसिन आपके बम में दिए जाते हैं, कोई कोई मेडिसिन आपके वेनस में दिए जाते हैं, वेन्स में दी जाती है डायरेक्टली। उसका कुछ कारण होता है, वो कारण तुम मुझे बताओगे कि वो क्यों अलग अलग तरीकों से हम लोग उसको वैक्सीन या कोई मेडिसिन आदमी को देते हैं। ठीक है, और ये बात हम लोग कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे लगता है इतना काफी है। एक बार वैक्सीनेशन के बारे में ज्यादा ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहिए, बस इतना काफी है वैक्सीनेशन के बारे में। तुम मुझे बताना प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या कहलाएगा और सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या कहलाएगा। ठीक है, कब हम लोग प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, कब प्राइमरी रिस्पॉन्स कब कहते हैं और सेकेंडरी रिस्पॉन्स कब कहते हैं, तो ये चीज तुम मुझे कल बताओगे। और यहाँ तक चीजें समझ में आई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हो। और फिर बने रहने के लिए थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तुम लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं पूछना है तो फिर जल्दी से अपना जाके बुक को रिवाइज करो, एक बार बुक पढ़ लेना, और बुक पढ़ने के बाद से फिर पूछ लेना उससे।